हमारे YouTube चैनल वीएमएस न्योलकी में स्वागत है। आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे बच्चों। पहला पार्ट है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास इति प्लस है आज के योग से बना है, जिसका अर्थ है, देख लो, अतीत काल की वे घटनाएं, अतीत काल की वे घटनाएं जिनको हम प्रमाणित कर सके उन्हें हम इतिहास में रख सकते हैं। जो भी कोई चीज इतिहास में वर्णित है उसका इतिहास में कोई सबूत, प्रूफ जरूर है, वो इतिहास है। इतिहास में कोई झूठी चीज नहीं लिखी जाती, जिसकी वास्तविकता हो वो इतिहास है। इतिहास परिवर्तनशील है, लेकिन इसकी समय जो कोई बदलता नहीं, ये हमेशा निश्चित रहता है। तो उसी का पहला पार्ट है भारत का इतिहास है वो वैभवपूर्ण रहा, उसी के बारे में। तो सबसे पहले तो ये है कि भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से। तो स्रोत दो प्रकार के इतिहास को जानने के। पहला स्रोत है साहित्यिक यानी साहित्य, जो लिखित रूप में, पुरातात्विक जो खुदाई के रूप में, साक्ष्य के रूप में, ये दो प्रकार के स्रोत मिलते हैं हमारे इतिहास को जानने के। और वैसे आप जानते होंगे भारत का इतिहास, क्योंकि भारत के बारे में जानने की प्राचीन काल से पूरे विश्व की जिज्ञासा रही, सबकी इच्छा रही कि वो भारत के बारे में जाने। तो हमें अपने देश के बारे में जानकारी किन किन चीजों से मिलती है। तो पहला हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक यानी साहित्य, और संपूर्ण विश्व से हमारा जो साहित्य है वो बड़ा है। तो साहित्यिक में है पहला धार्मिक साहित्य। धार्मिक यानी जो धर्म के बारे में लिखा हुआ है, धर्म से संबंधित जो साहित्य लिखा गया वो कौन सा है? धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में सबसे पहले है ब्राह्मण साहित्य, क्योंकि प्राचीन काल में जितना भी साहित्य लिखा गया हमारे देश का वो ब्राह्मणों के द्वारा लिखा है, क्योंकि ब्राह्मण इसमें श्रेष्ठ जाति थी, इस सृष्टि के आधार थे। तो ब्राह्मणों ने जो साहित्य लिखा वो किस भाषा में लिखा? संस्कृत में। जो साहित्य था शुद्ध संस्कृत में। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन है वेद। वेद कितने हैं? चार। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद है ये किससे संबंधित है? सबसे प्राचीन वेद में कहते हैं। हाँ, ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। और आप जानते हो गायत्री मंत्र ये भी किसमें से लिया गया है? ऋग्वेद में से लिया गया है। 10 मंडल है, 1028 सूक्त। 1028 सूत्र। सूक्त। हाँ, मंत्र। तो ऋग्वेद है ये मंत्रों से संबंधित है, मंत्रों और कर्मकांडों से। सामवेद है ये संगीत से संबंधित है। संगीत से संबंधित सामवेद है क्या? हाँ, क्योंकि संगीत उस समय प्रचलन में था। यजुर्वेद है ये यज्ञों से संबंधित है। और अथर्ववेद है ये धन, कर्मकांड, कार्य, इन सब से संबंधित है। 4 वेद है, चारों के अलग अलग भाग थे, और प्रत्येक वेद के 4 भाग है। ऋग्वेद इसके भी 4 भाग है, सामवेद इसके भी 4 भाग है। ये 4 भाग है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद।
तो ये वेद के 4 वेद है क्या? हाँ, प्रत्येक वेद के 4 वेद, ये संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद, 4 भाग। इन वेदों को लिखने के बाद में ऐसा माना जाता है कि इनकी रचना ब्रह्मा जी ने स्वयं की। अच्छा। 4 वेद लिखने के बाद में इनको सही ढंग से समझने के लिए, क्योंकि इनकी भाषा शुद्ध संस्कृत थी जिसे आम आदमी समझ नहीं सकता था, उसे सही ढंग से समझने के लिए वेदांग लिखे गए। और वेदांग कितने हैं? वेदांत 6 वेदांग है। 6 वेदांग है। शिक्षा, कल्प, शिक्षा कल्प, हाँ, निरुक्त, निरुक्त, हाँ, हाँ, छंद, छंद, व्याकरण व्याकरण, ज्योतिष के और ज्योतिष। तो ज्योतिष है वेदांग है, वेदांग में तो शिक्षा कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। वर्तमान में जो व्याकरण प्रचलन में है वो भी किसका भाग है? वेदांग का ही भाग है। और हिंदी के लिए भी प्रमाणिक जो व्याकरण है वो भी कौन किसके है? संस्कृत की। तो ये प्रत्येक वेद को सही ढंग से समझने के लिए 6 वेदांग हो गए। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं। अब उसके बाद में लिखा गया ब्राह्मण साहित्य। ये ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया क्या? हाँ, ब्राह्मण साहित्य वो है जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया। उसमें वेद भी 4 थे। वेद भी 4 है। हाँ, वेद 4 है। और जाति और धर्म के आधार पर समाज जो बांटा गया था, वर्ण में कितने थे? वर्ण इन जातियां जो थी 4 कौन कौन सी? शूद्र, हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। 4 ये वर्ण के भेद थे। तो सर खेती का काम करते हो किसमें थे? शूद्र क्या? शूद्र और वैश्य दोनों ही करते। शूद्र और वैश्य। हाँ। और उसके बाद में ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य वो साहित्य था जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया, ये तो पता चल रहा है। और उसमें अधिकांश जो साहित्य लिखा गया वो ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया। ब्राह्मण साहित्य में यज्ञ और कर्मकांड पर जो आधारित था, क्योंकि उसमें यज्ञ होते रहते थे। और व्यक्ति के कर्मों या कार्यों के बारे में जो साहित्य लिखा गया उसे क्या कहा गया? ब्राह्मण साहित्य। उसके बाद में पुराण कितने हैं? 18। जैसे वायु पुराण, गरुड़ पुराण और मत्स्य पुराण। इस तरह से ये 18 पुराण है। इनमें से मत्स्य पुराण है ये सबसे प्राचीन पुराण। मत्स्य और सबसे प्राचीन है क्या? हाँ, ये सबसे। जैसे मत्स्य राजस्थान, मत्स्य भाग आ गया। मत्स्य किसे कहते थे? सूर से जनपदों के नाम थे। अच्छा, जनपदों के नाम। हाँ, ये मत्स्य पुराण का नाम है। ये सबसे प्राचीन है। कुल पुराण कितने हैं? 18। ये जो है हमारे हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य, हिंदुओं के द्वारा जो लिखा गया उससे जानकारी मिलती है हमारे इतिहास के बारे में। उसके बाद में बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य सबसे पता चलता है ये किसके बारे में लिखा गया? बौद्ध। हाँ, महात्मा बुद्ध, उनके अनुयायियों के बारे में। और बौद्ध धर्म के बारे में जो साहित्य लिखा गया उसे क्या कहते हैं? बौद्ध साहित्य। अब बौद्ध साहित्य है, इसके अंदर सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है त्रिपिटक ग्रंथ। त्रि यानी 3 पिटक ग्रंथों के नाम होंगे। धार्मिक पुस्तकों के नाम। हाँ, धार्मिक पुस्तकों के नाम। त्रिपिटक ग्रंथ 3 है। एक तो है विनय पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक है। और तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम, इसलिए इसे त्रिपिटक कहते हैं, क्योंकि ये 3 है इसलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। अब इन तीनों ग्रंथों के अंदर महात्मा बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध, उनके अनुयायियों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में वर्णित है। उसके बाद में जातक ग्रंथ उन ग्रंथों को आ गया जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में लिखे। पहले 12वीं से पहले जो किताब थी उसके अंदर महात्मा बुद्ध की पहले के जन्म की कथाएं लगती थी। महात्मा बुद्ध है, उन्होंने नीची जाति के अंदर जन्म लिया,
फिर लोगों के ताने सहकर फिर उन्होंने भक्ति की। फिर इस तरह से की जो कथाएं हैं वो किसमें जाता जातक ग्रंथ में। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण इसी धर्म के अंदर ग्रंथ है मिलिंद पनो। मिलिंद पनो, हाँ, ग्रंथ का नाम है। इस ग्रंथ के अंदर यूनानी आक्रमणकारी आया था मेनांडर, जिसके बारे में आगे जो पाठ हम पढ़ेंगे 7 नंबर। अच्छा, ये यूनान देश का रहने वाला था। हाँ, यूनानी मेनांडर। उस आक्रमणकारी और बौद्ध भिक्षु था नाग से। उन दोनों के मध्य में जो वार्तालाप हुआ, दोनों के बीच में बातचीत हुई। हाँ, ईसा और ईसा के बारे में उसका वर्णन है। इसी के अंदर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ और है दीपवस और महावस। दीपवस अलग है, महावस अलग है के? हाँ, इन दोनों ही ग्रंथों के अंदर किसका वर्णन है? सियम द्वीप यानी श्रीलंका। हाँ, श्रीलंका के बारे में इनके अंदर वर्णन किया गया है। ये है किसके बारे में? बौद्ध साहित्य। उसके बाद में है जैन साहित्य। ये जैन साहित्य कौन सा है? महावीर स्वामी। हाँ, महावीर स्वामी, उनके शिष्यों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उनके आचारों के बारे में जो साहित्य लिखा गया उसे क्या कहा गया? जैन साहित्य। जैन साहित्य विशेष बढ़ानी, ये प्राकृत भाषा में लिखा गया। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है आत्राम सूत्र। इसमें जैन साधुओं के आचार और उनके व्यवहार के बारे में वर्णन किया गया। जैन साधु किस तरह से रहते थे, आचार क्या है, उसका व्यवहार हाँ, कैसा होते थे। उसके बाद में है धर्मेत्र साहित्य। धर्मेत्र यानी धर्म से अलग। अच्छा। ये पहले जो हमने पढ़ा, जैसे हिंदू धर्म का आ गया, बौद्ध का आ गया और जैन का आ गया। अच्छा, ये धर्म से संबंधित नहीं धर्मेत्र। ये तो था धर्म से संबंधित। धर्मेत्र ये धर्म से अलग, धर्म से इतर जो साहित्य लिखा गया उसको क्या कहते हैं? धर्मेत्र साहित्य। तो इसके अंदर पहले है साहित्य ग्रंथ। साहित्य ग्रंथ के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है कल्लड़ की राजतरंगिणी। ये कल्लड़ है वो कश्मीर का राजा। हाँ, नहीं, राजा नहीं था, ये तो दरबारी कवि था। कल्लड़ है, ये कश्मीर का था। वहां रहकर इसने जो साहित्य लिखा उसे कहते हैं राजतरंगिणी। राज यानी राजाओं की, तरंगिणी यानी नदी, राजाओं की नदी। ये इसने 1150 के अंदर ग्रंथ लिखा। 1150। हाँ, काफी विशाल ग्रंथ है। इसमें कश्मीर, उसके आसपास के क्षेत्रों के बारे में, राजा के नियम और कवियों के बारे में इसने लिखा। ये पहला ऐसा कवि हुआ जिसने राजा के बारे में निष्पक्ष होकर बात की। अच्छा, ये पहले जितने भी दरबारी कवि हुए वो सब राजा की झूठी प्रशंसा करते थे, लेकिन इसने निष्पक्ष होकर राजा के बारे में वर्णन किया। और उसने ये भी कहा कि कवि के लिए अनिवार्य नियम है कि वो जो भी बात लिखे वो क्या लिखे? निष्पक्ष लिखे। ये सबसे पहले, इसके बारे में आगे विस्तारित रूप से आगे पाठ हो रहेगा, उसमें निबंधात्मक प्रश्न है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में विशुद्ध साहित्य ग्रंथ। शुद्ध रूप से जो क्या है? साहित्य से मेल खाते हैं। इसमें पाणिनि की अष्टाध्यायी है। अच्छा, पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक का नाम है क्या? हाँ, 18 अध्याय है इसके अंदर। ये व्याकरण से संबंधित पुस्तक है। अच्छा, व्याकरण के बारे में। हाँ, कालिदास का मालविकाग्निमित्र ये नाटक है। मालविकाग्निमित्र। मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। शूद्रक का मृतकटिकम। विशाखदत्त को नल राजा था, वो है क्या? हाँ, नल के बारे में। नल और दमयंती। नल और दमयंती। कामंडक का नीतिसार। ये भी जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। और इनसे भी हमारे प्राचीन जो भारतीय इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में क्षेत्रीय साहित्य। क्षेत्रीय साहित्य कौन सा है? क्षेत्र। हाँ, जो राज्य विशेष के अंदर सभी राज्यों के अंदर अलग अलग लिखा गया उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय साहित्य। इसमें चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज है रास। ये पृथ्वीराज रास, ये अजमेर वाला राजा था क्या? पृथ्वीराज चौहान। हाँ, इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य जो युद्ध हुआ उसके बारे में वर्णन है। और इसके अंदर 69 अध्याय है। चंद्रबरदाई है, ये राजगुरु किसका? चंद्रबरदाई है, ये पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। और ऐसा माना जाता है इन दोनों का जन्म भी एक दिन हुआ था और मृत्यु भी दोनों की एक दिन हुई थी। जिसमें मोहम्मद गौरी पकड़ इनको ले गया था, उसमें दोनों ने एक साथ अपनी क्या कर ली थी? हाँ, प्राण त्याग दिए थे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
और हिंदी साहित्य का ये पहला साहित्यिक ग्रंथ भी माना जाता है। हिंदी हिंदी साहित्य का पहला साहित्यिक ग्रंथ है पृथ्वीराज रस, पृथ्वीराज रस, जो चंद्रप्रताप के द्वारा लिखा गया। हाँ, चंद्रप्रताप के द्वारा। उसके बाद में पद्मनाभ ने कन्नड़ देव ग्रंथ लिखा। इसमें जालोर का जो राजा हुआ, जालोर का कन्नड़ देव उसका ये कन्नड़ देव का कवि था। नहीं, पद्मनाभ ये दरबारी कवि था। दरबारी कवि था। हाँ, उसने ये ग्रंथ लिखा। उसके बाद में बिट्टू सुजारो ने कन्नड़ देव वो क्या अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध लड़ा। अलाउद्दीन खिलजी के साथ कन्नड़ देव, वीरम देव, ये उसी में लिखा। बिट्टू सुजा ने राव जयंत संध लिखा। इसके अलावा देखो और भी है। सूर्यमल मिश्र ने कौन सा लिखा? कृष्ण रुक्मिणी के सूर्यमल मिश्र ने। हाँ, इसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था वंश भास्कर। वंश भास्कर के हाँ, इसका वंश भास्कर के अंदर कोटा राज्य का इतिहास, वीरांगनाओं के बारे में, ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर महिलाओं को भी बहादुर होने का संदेश दिया। इन्होंने कहा भी युद्ध के अंदर उनको भी क्या है, डट जाना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान के अंदर एक ख्यात साहित्य भी आता है। ख्यात, हाँ, ख्यात विषय से क्या होता है? नाटक। ख्यात यानी प्रसिद्धि। जो राजाओं की प्रसिद्धि के बारे में वर्णन किया गया उसे क्या कहते हैं? ख्यात साहित्य। जैसे व्यास लिखा, बिट्टू सुजा लिखा, ये जो भी कोई राजा हुआ उसकी प्रसिद्धि के बारे में जो लिखा गया उसे क्या कहते हैं? ख्यात साहित्य। उसके बाद में देखो विदेशी साहित्य भारत के अंदर लिखा, जैसे क्योंकि विदेशों से भारत में आने वालों की हमेशा जिज्ञासा है और उसमें यात्रा करना कठिन भी था, मुश्किल भी था। फिर भी देखो विदेशों से भारत के अंदर यात्री आए, उन्होंने यात्रा की और भारतीय इतिहास के बारे में उन्होंने भी क्या है, लिखा। जैसे मेगस्थनीज है, ये चंद्रगुप्त प्रथम का दरबारी कवि था। चंद्रगुप्त प्रथम उसके दरबार के अंदर आ और इसने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या है? हिंदी का। ये ग्रंथों के नाम तो याद करने पड़ेंगे। टोलमी आया, टोलमी ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है भूगोल। हाँ, टोलमी का भूगोल। उसके बाद में एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। अब इसके रचयिता के बारे में तो कोई वर्णन नहीं है, लेकिन ये जो पुस्तक है ये भारत के अंदर नाविक शक्ति के बारे में। ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये नाविक, नाव चलाने वाले और नाव बनाने वाले, उनके अंदर क्या विशेषता थी, कैसे नाव बनती थी, उसके बारे में पूरा वर्णन है इसके अंदर। रचयिता का इसके बारे में नहीं है। उसके बाद में चीन से भी भारत के अंदर यात्री आए। फायान है, ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। फायान इसने एक किताब लिखी फाको की। उसके बाद में अवेंसा ने, ये हर्षवर्धन के दरबार में आया, इसने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या है? सीयू की। फाको की और इसने लिखी सीयू की। इसमें भी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, भारतीय शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में तिब्बती जो साहित्यकार है उन्होंने भारत के बारे में लिखा। जैसे तारानाथ है, इसने एक किताब लिखी, ये नाम तो याद करने के लिए कोई याद नहीं। तारानाथ की पुस्तक, उसका नाम है कंग्यूर व तंग्यूर। ये किताब का नाम है कंग्यूर व तंग्यूर। याद तो करना। उसके बाद में मसूदी आया, मसूदी ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है मिडास ऑफ गोल्ड। किताबों के नाम तो याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तिलकात्मक में भी आ सकता है और निम्नात्मक भी आ सकता है। उसके बाद में भारतीय इतिहास की जानकारी के रूप में वंशावली जानते हो? हाँ,
उस परंपरा से संबंधित जो साहित्य लिखा गया उसे क्या कहते हैं? वंशावलियां। जैसे आजकल भी आते हैं वंशावलियां, घरों में आते हैं, देखा? हाँ वो राव, हाँ राव बेईमान, उन्होंने भी जो वंशावलियां लिखी उनसे भी हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन हमारे जो पूर्वज थे वो किस जाति के थे, क्या कार्य करते थे, कहां से आए, क्या उनके नाम थे, ये सब हमें बेईमान आते हैं, वो बताते है कि नहीं? तो ये भी हमारे इतिहास की जानकारी का एक स्रोत है। और 1872 के अंतर्गत ये एक नियम भी बनाया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कि किसी साक्ष्य के रूप में कोई जो व्यक्ति जाति धर्म के बारे में साक्ष्य के रूप में इन वंशावलियों को भी प्रस्तुत है कर सकता है। ये भी नियम है। न्यायालय में प्रस्तुत किया जा हाँ, सकता है। किया जा सकता है। आपस में कोई विवाद का झगड़ा होता है, हाँ, कोई धर्म या जाति से कोई अगर विवाद है तो ये साक्ष्य के रूप में पेश की जा सकती है। ये वंशावलियां ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसे हमारे पूर्वजों के बारे में और आगे आने वाली जैसी पीढ़ी है उनको भी हमारे बारे में जानकारी इसके अंदर क्या है मिलती रहेगी। क्योंकि जैसे भई बाट वगैरह आते हैं वो सब भी इनके अंदर लिखते हैं नहीं लिखते। तो ये वंशावलियां है, ये भी हमारे इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में एक तो व्यक्ति के बारे में, इसके अलावा उस समय की परंपरा, रीति रिवाज, कार्य, इन सभी के बारे में जानकारी है वो किससे मिलती है? वंशावलियों के माध्यम से। तो आज तो हमने पढ़ा भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोत है, ये टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया। साहित्यिक स्रोत में तो ये याद करनी है, साहित्य इतना बड़ा था। उसके बाद में है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत है ये हम पढ़ेंगे कल, पुरातात्विक बारे में पढ़ेंगे कल। और साहित्य की हमारा कंप्लीट है, ठीक।